जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं या बिहार दरोगा बनना चाहते हैं। खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं, बिल्कुल जनरल कंपटीशन में अभी अभी अपना पैर रखे हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमको कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और मेरे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि हम बिहार दरोगा का फॉर्म भर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि मेरा आर्ट्स से ग्रेजुएशन है, तो मेरा साइंस से ग्रेजुएशन है, तो मेरा हाइट इतना है, तो मेरा वेट इतना है, तो मेरा सीना नहीं है। मतलब बहुत सारा जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज मैं सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको दूंगा और बताऊंगा कि आप में क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं और आप भी दरोगा बन सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जून में जो है दरोगा की बहाली आ रही है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो दरोगा बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए दरोगा बनने के लिए। मतलब देखिए, कोई भी जो परीक्षा होती है या कोई भी जो प्रक्रिया होती है सिलेक्शन का, उसका जो चैनल वाइज एक प्रक्रिया होता है। मैं पहले उसके बारे में आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो है विज्ञापन, सबसे पहले विज्ञापन आता है। उसके बाद जो है आप आवेदन करते हैं। उसके बाद चयन की प्रक्रिया होती है। चयन की प्रक्रिया में आपका जो है परीक्षा होगा, प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएंगे। वो चयन प्रक्रिया में सारे कुछ आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपका परीक्षा यहीं से शुरू हो जाता है, आवेदन से ही। यदि आप आवेदन गलत भरते हैं या आवेदन भरने में आपसे कोई गलती होती है या आवेदन भरने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो आप में नहीं है, तो आप पहले चरण से ही बाहर हो जाएंगे। तो अभी मैं इसी चरण को देखूंगा कि कौन कौन जो है बिहार दरोगा का आवेदन भर सकता है, कौन कौन जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आप में क्या एबिलिटी होनी चाहिए। पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार दरोगा, तो बिहार दरोगा में यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको मैंने 2-3 भाग में कैटेगराइज किया है। तो पहला आप लोग देखेंगे योग्यता में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपका स्नातक, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अब वो बैचलर की डिग्री जरूरी नहीं है कि आपका साइंस से हो या जरूरी नहीं है कि आपका आर्ट्स से ही हो। यदि आप साइंस से बैचलर की डिग्री किए हैं या फिर आर्ट्स से बैचलर की डिग्री किए हैं या फिर कॉमर्स से किए हैं या फिर टेक से किए हैं, मान लीजिए कि आप बीटेक किए हैं, तो भी आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों का क्वेरीज रहता है कि मान लीजिए जून में बहाली आ रही है, तो कब तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ताकि हम जो आने वाली जो बहाली है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सके। तो देखिए दोस्तों, यदि जून में विज्ञापन आएगी तो विज्ञापन वही 2023 का विज्ञापन रहेगा। तो एकदम इतना मान के चलिए कि 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 तक जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो आवेदन कर पाएंगे। 1 जनवरी 2023 के बाद, मान लीजिए फरवरी में, मार्च में, या 1 जनवरी 2023 के बाद कभी भी आपका जो है रिजल्ट आता है या फिर आपका जो है क्लियर होता है, मतलब फाइनल रिजल्ट क्लियर होता है, तो शायद आप इस बहाली में जो जून में आने वाली है दरोगा की बहाली, वो डायल 112, तो शायद उसमें आप वंचित रह पाएंगे। लेकिन 1 जनवरी 2023 से पहले जिन भी दोस्तों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो जरूर इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो पहला हम लोग देख लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड।
बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन रहता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मतलब हाइट कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड पर। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले जरूरी है हाइट, क्योंकि हाइट में जो है कोई गुंजाइश नहीं है। जितना हाइट चाहिए होता है उतना हाइट आपको चाहिए, समझ गए। आप प्री पास कर जाएंगे, मेंस पास कर जाएंगे, रनिंग भी पास कर जाएंगे, लेकिन यदि हाइट में आपको नैनो सेंटीमीटर से भी वंचित रहेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि हाइट कितना चाहिए होता है दरोगा के लिए। तो हाइट मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी वाइज जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस और बीसी, ये तीनों के लिए मेल का जो हाइट होता है वो 165 सेंटीमीटर होता है। मेल का हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। वही फीमेल जो है, वो फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो वो 155 सेंटीमीटर फीमेल का जो है फिक्स है, किसी भी कैटेगरी की हो। लेकिन यदि मेल में जनरल है, ईडब्ल्यूएस है और बीसी है तो 165, और यदि ईबीसी से हैं, एससी एसटी से आते हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है, तभी आप दरोगा बन पाएंगे। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, और ईबीसी एससी एसटी के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। वही महिला जो है, महिला किसी भी कैटेगरी की हो उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। अभी हाल ही में जो विधानसभा में सत्र चल रहा था तो उसमें बहस चल रहा था कि ईबीसी और एससी एसटी के महिलाओं के लिए भी हाइट कम किया जाए, 152 सेंटीमीटर किया जाए। तो इस पर जो है मुख्यमंत्री साहब जो है मतलब बोले हैं कि विचार किया जाएगा। तो आप लोग के लिए खुशखबरी हो सकता है, अगला बहाली में शायद 152 सेंटीमीटर कर दिया जाए फीमेल के लिए। लेकिन अभी जो है इसी को मान के चलिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी, वही 160 सेंटीमीटर ईबीसी, एससी और एसटी के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एज का। ये बहुत जरूरी चीज है। एज से भी बहुत लड़के एक दिन से वंचित रह जाते हैं। किसी का एक दिन के लिए पूरा नहीं हो पाता है और किसी का एक दिन के लिए एज जो है एक्सपायर हो जाता है। तो एज पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि एज कितना होना चाहिए। तो उसको भी मैंने कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड किया है, आप लोग देख रहे हैं, मेल का अलग, फीमेल का अलग, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इस पर चर्चा करते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी सभी को कैटेगराइज करके मैंने एज को यहाँ जो है डिफाइन किया है। तो आइए देखते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम जो है एज वो कितना होना चाहिए। तो मिनिमम सबका जो है वो 20 साल, मतलब कम से कम दरोगा बनने के लिए 20 साल उम्र आपका होना चाहिए। अब 20 साल उम्र कब गणना की जाएगी, किस डेट को आपको 20 साल का होना चाहिए, तो वो मान लीजिए जून में यदि बहाली आएगी तो एज का जो गणना किया जाएगा वो वही 1 जनवरी 2023 से किया जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वहां से 1 जनवरी 2023 से आपका गणना किया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु 20 प्लस होनी चाहिए। यदि 20 वर्ष से एक भी दिन कम होगा तो शायद आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। तो जिनका भी 1 जनवरी 2023 को 20 साल पूरा हो गया है वो दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम तो सबके लिए बता दिया। अब मैक्सिमम का बात करेंगे कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि पढ़ते 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 इतना ज्यादा एज हो जाता है कि एज एक्सपायर हो जाता है लेकिन नौकरी नहीं होती है। तो उनके लिए भी जो है व्यवस्था है कि नहीं, यदि आप 37 साल के हैं, मैक्सिमम 37 साल, किन के लिए 37 साल है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यदि 37 साल के हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यदि 37 साल एक दिन के हैं तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब 37 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 37 साल से कम होना चाहिए, 20 साल से ज्यादा होना चाहिए। वहीं हम लोग बात करेंगे बीसी और ईबीसी के लिए, तो उनके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए, जबकि मिनिमम आयु सबके लिए वो 20 साल ही होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एससी और एसटी। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मेल का बात कर रहे हैं, फिर हम लोग फीमेल को भी देखेंगे। तो एससी एसटी में
सभी का जो है मेल का जितना भी हो मिनिमम जो है 20 साल ही होगा, लेकिन मैक्सिमम 42 साल। तो मैक्सिमम हम लोग देख लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल का 37 साल होना चाहिए, और बीसी और ईबीसी का 40 साल होना चाहिए, और एससी एसटी का 42 साल होना चाहिए। वही फीमेल का भी देखेंगे तो फीमेल भी किसी भी कैटेगरी के हो, कम से कम 20 साल उम्र उनका होना चाहिए दरोगा बनने के लिए। तो सबका जो है मिनिमम 20 साल ही है, लेकिन वही मैक्सिमम का बात करेंगे तो मैक्सिमम जनरल और ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी, ये चारों कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनका अधिकतम आयु 40 साल होना चाहिए, समझ गए। और एससी एसटी की जो महिला कैंडिडेट होंगे उनका अधिकतम आयु 42 साल होना चाहिए, 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं कि एज रिलैक्सेशन किनको किनको मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन दो टाइप के लोगों को मिलता है। पहला एक्स सर्विसमैन को, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन होता क्या है कि यदि आपका एज एक्सपायर हो गया, मान लीजिए आप 40 साल के हो गए, 40 साल के बाद तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और बीसी और ईबीसी से आप बिलोंग करते हैं, तो 40 प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन मतलब 43 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब यदि आपकी उम्र 43 साल है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 37 और 3 40, मतलब सब में 3-3 साल जो है अधिकतम आयु में बढ़ जाएगा, वही होता है एज रिलैक्सेशन। और 5 साल दिया जाता है जो बिहार सरकार के जो वर्कर हैं, बिहार सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, बिहार सरकार में पहले से कार्यरत हैं, बिहार सरकार के जॉब में उनका 3 साल पूरा हो गया है और वो भी बिहार दरोगा बनना चाहते हैं उच्चतर पोस्ट पे जाने के लिए, तो उनको जो है एज रिलैक्सेशन भी 5 साल का दिया जाएगा। मतलब जितना भी मैक्सिमम आयु देख रहे हैं उसमें 5 साल बढ़ा दीजिए। मतलब यदि जनरल और ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, वो 3 साल से बिहार सरकार की सेवा में कार्यरत है और वो दरोगा बनना चाहते हैं, तो 37 प्लस 5 मतलब 42 साल की आयु तक वो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 42 साल के लोग भी दरोगा बन सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो एज रिलैक्सेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कब से एज की गणना होगी ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाइट के बारे में भी मैंने पहले चर्चा कर दिया। अब एक पहलू है जो कि वजन, मतलब वजन और चेस्ट का भी माप किया जाता है। तो वेट मेनली जो होता है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। तो वजन जो है वो मिनिमम का जो है गणना किया जाता है। ऐसे तो रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो है वो 48 केजी, 48 केजी लड़की का जो है होना चाहिए। ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। आप लोग परेशान नहीं होंगे, बहुत सारे मोटे लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम से कम आपका वजन 48 केजी होना चाहिए, समझ गए। और अधिकतम का कोई मतलब ये नहीं है। तो लड़की कैंडिडेट ध्यान देंगे, यदि वो 45 केजी, 44 केजी, 42 केजी के होंगे तो वो अपना जो है वेट भी मेंटेन कर लेंगे, 48 प्लस में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और चेस्ट जो है वो सिर्फ बॉयज के लिए होता है। तो चेस्ट का चर्चा करेंगे कि चेस्ट जो है वो 2 कंडीशन होता है चेस्ट में। एक फुलाकर बिना फुलाए लिया जाता है, और उसके बाद एक जो है फेफड़ा में हवा भर के फुलाना पड़ेगा, कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। तो 81 सेंटीमीटर ऐसे माप की जाती है और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो जो दुबले पतले लोग होंगे वो घबराएंगे नहीं कि मेरा तो चेस्ट नहीं होगा। अभी से खाइएगा पीजिएगा, पुशअप्स वगैरह मारिएगा, चेस्ट आराम से हो जाएगा। बस यदि आपका हाइट है और आपका एज है और आपका ग्रेजुएशन हो गया है, ये तीनों चीज यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो इसको आप आराम से बना लीजिएगा। अभी बहुत वक्त है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। तो वजन और चेस्ट के बारे में भी हम लोग आसानी से देख लिए। अब जो अगला प्रोसेस होता है वो मेडिकल का होता है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा जो है हाथ टेढ़ा है, तो सर हम जो है चश्मा लगाते हैं, क्या मेरा दरोगा में मेडिकल हो पाएगा? तो बिल्कुल, हम अब जो है लास्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में ही चर्चा करेंगे कि मेडिकल जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या चेक किया जाता है। तो मेडिकल जो आपका होगा
वो जब आप प्री का एग्ज़ाम देंगे, प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर मेंस का एग्ज़ाम देंगे, मेंस में भी क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर फिजिकल आपका होगा, फिजिकल में सारा कुछ होगा, रनिंग होगा, गोला होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, सारा कुछ होगा। उसमें यदि आप पास कर जाएंगे फिजिकल में, तो फिर जब मेरिट बनेगी, मेरिट में भी आपका नाम आ गया, तब सबसे लास्ट में होता है मेडिकल। तो मेडिकल का चर्चा हम अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं जो अपंग होते हैं, मान लीजिए उनके आंख में कलर विजन है, या मतलब तो अभी से ही जो है वो लोग हार मान जाते हैं, करे नहीं हम तो दरोगा के लायक नहीं है, मेरा तो घुटना सट रहा है, मेरा तो पैर एकदम सपाट है, फ्लैट फुट है। तो वो सब कैंडिडेट देखेंगे कि मेडिकल में वैसा कुछ इशू होता नहीं है। जो भी मेडिकल होता है वो सभी कैंडिडेट जिस जिले से बिलोंग करते हैं उनके अपने जिले के सदर अस्पताल में मेडिकल होता है। यदि जैसे हम पटना जिला से हैं तो मेरा मेडिकल पटना में हुआ था, कोई पूर्णिया जिला से है, कोई बांका जिला से है, तो उनका मेडिकल पूर्णिया और बांका जिला में ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा मेडिकल के लेके। ऐसे मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है हम लोग देखते हैं। मेडिकल में आंख चेक किया जाता है, सबसे पहला जो है वो आंख चेक किया जाता है। ऐसे तो कहा जाता है कि 6x6 का आंख होना चाहिए, लेकिन मेनली आपके आंख में जो है वो सीबी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस आप लोग जानते होंगे, वो जो कलर होता है लाल और हरा वाला, लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है, तो वही जो है सीबी नहीं होना चाहिए। उसमें आपको बुक दिखाया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा। बाकी आंख यदि आप चश्मा लगाते हैं, आपका आंख 6x12 है, 6x9 है, सब कोई इशू नहीं है। बस यदि सीबी नहीं है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में तो उतना मतलब लाइटली चेक करके हटा दिया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि मेरा आंख खराब है तो हम दरोगा नहीं, बहुत ज़्यादा खराब होगा तभी दिक्कत होने वाली है। यदि हल्का लाइट है, चश्मा उश्मा लगाते हैं तो आराम से चलेगा। सीबी भी है, यदि लाइट सीबी है मतलब हल्का है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आराम से फॉर्म भरिए, आराम से तैयारी कीजिए, दौड़िए धूपिए, आप भी दरोगा बन सकते हैं। कान चेक किया जाता है, कान जो है मशीन से चेक किया जाता है, अंदरूनी कोई खराबी नहीं है, आप सही से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अब आप दरोगा बन रहे हैं तो आपका आँख कान नाक सब जो है तेज होना चाहिए ना, तो कान भी चेक किया जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, और ब्लड प्रेशर में तो न्यू स्टूडेंट जो यंग लड़के हैं उनको तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट का सैंपल लिया जाएगा, फिर यूरिन टेस्ट किया जाएगा, फिर ईसीजी भी किया जाता है। उसके बाद फ्लैट फुट, फ्लैट फुट जो होता है आपका जो पैर का जो तलवा होता है, किसी किसी का एकदम सपाट होता है, पूरा जमीन में एकदम सट जाता है, उसी को फ्लैट फुट कहते हैं। फ्लैट फुट में कहीं कहीं दिक्कत किया था, पटना जिला वगैरह में जो है, पटना और मुजफ्फरपुर में जो मेडिकल हुआ था तो वहाँ री मेडिकल दे दिया था, लेकिन बाद में सभी को पास कर दिया गया था। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि फ्लैट फुट है तो हम दरोगा नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल बनिएगा, कोई ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद नौकनी, नौकनी जो होता है आपका जो पैर का जो वो घुटना होता है, वो घुटना दोनों जो है सटता है, हम देख लीजिएगा, वो पैर का जो दोनों घुटना सटता है उसी को नौकनी कहते हैं। तो इसमें भी कहीं तो चेक भी नहीं किया गया था, एक दो जगह चेक किया गया था तो इसमें भी री मेडिकल दे दिया था, लेकिन बाद में सभी को क्लियर कर दिया था। तो मेडिकल जो टेस्ट होता है वैसा कुछ खास होता नहीं है। आप लोग बिल्कुल यदि पटना के अलावे किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तब तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, वैसा कुछ खास पटना में हल्का फुल्का चेक किया जाता है, लेकिन बाद में फिर सबका जो है सही हो जाता है, समझे ना। री मेडिकल के बाद री मेडिकल में लोग पास हो ही जाते हैं, क्योंकि देखिए जो अंतिम रूप से चयनित होने वाले हैं, जो मेरिट आता है, वो मेरिट क्या होता है, मेरिट उतने ही लोगों का होता है जितना कि सीट होता है विज्ञापन में। यदि 2213 सीट है तो 2213 लड़के का अंतिम रूप से चयन हो गया। तो इसमें इक्का दुक्का लड़के जो बहुत ज्यादा मतलब हैवी रोग से ग्रसित है तभी वो मेडिकल अनफिट होते हैं। जैसे आपको टीबी नहीं होना चाहिए, एड्स नहीं होना चाहिए, ये सब कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, और कैंसर नहीं होना चाहिए। ये सब बीमारी यदि आपको नहीं है तो फिर आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज जो ये वीडियो हम लोग देखे, इसमें मेनली हम लोग क्या देखे कि दरोगा का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरी है। अब तो मान लीजिए आप आवेदन कर दिए परीक्षा का,
अब जो है चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, परीक्षा का डेट आ जाएगा। तो अब परीक्षा में क्या क्या पूछा है, परीक्षा किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले 2 परीक्षाएं होंगी आपकी, एक प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर का होगा और एक मुख्य परीक्षा, वो भी मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और दूसरा जो जीएस का पेपर होता है उसी पे मेरिट बनता है, उसमें आपको जो है स्कोर करने होंगे। और उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है वो वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी, जिसमें आपको सारे जो है मापदंड से गुजरने होंगे। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट बनेगा आपका। तो चयन प्रक्रिया के लिए जो है अलग से हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, इसी का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम बताएंगे आपको कि आखिर सबसे पहले तो आपको प्री पास करना पड़ेगा। तो प्री पास करने के लिए आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए, आपका क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, आप किस बुक को पढ़कर जो है कम समय में, ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, कम बुक पढ़कर, कम चीजें पढ़कर हमको एग्जाम को क्रैक करना है। तो यही रणनीति का वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें कि सिर्फ हम प्रारंभिक परीक्षा का बात करेंगे कि यदि जून में बहाली आती है तो जून में बहाली आएगी, उसके बाद जुलाई में, अगस्त में तो परीक्षा होगा ही। तो इतने कम समय में अब नए स्टूडेंट्स हैं, हमको बिल्कुल भी जनरल कंपटीशन का नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो से हमको कैसे तैयारी शुरू करना है, तो बिल्कुल जीरो से तैयारी कैसे शुरू करेंगे उसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम एकदम स्टार्टिंग से कैसे शुरू करें अपनी तैयारी को, और मेरा जो है रिजल्ट हो, प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आए उसमें मेरा रोल नंबर हो और हम भी मुख्य परीक्षा में, मतलब अगला कड़ी में शामिल हो पाए। तो ये सब पर हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद।